हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 13 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 10th के बच्चों के लिए है और टॉपिक है सामाजिक विज्ञान यानी में अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे। हमेशा की तरह आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिख के वर्कशीट को शुरू करेंगे। आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं पहला, वो है सामाजिक विज्ञान में से अर्थशास्त्र में से लिया गया ये टॉपिक है, जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए विकास ज़रूरी है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर लिखिए। देश के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय आमदनी की जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर देश के विकास की तुलना करनी है तो हमें क्या करना है, हमें आमदनी की जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिना आमदनी के हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई कुछ किसी में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। जिन देशों की आय अधिक होती है वे कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझे जाते हैं। तो जहाँ पे आय ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा विकसित है। जैसे नॉर्मल परिवारों में भी होता है, जिसकी आय ज़्यादा है तो हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, ये विकसित है। लेकिन इस तुलना में कुल राष्ट्रीय आय इतनी उपयुक्त माप नहीं है, तो हम यहाँ पे कुल नहीं लेते। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए अमेरिका और भारत। अब क्या है, हम अमेरिका की कुल इनकम को, कुल आय को भारत की कुल आय से ऐसे सीधा हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें औसत आय निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग है। क्योंकि हमें नहीं पता ना, भारत की जनसंख्या अलग है, अमेरिका की जनसंख्या अलग है। अब किस तरीके से हम कुल निकाल दें, ऐसा नहीं है ना। ज़्यादा लोग होंगे तो कमाएंगे भी तो ज़्यादा। जैसे हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भी तो ज़्यादा है। अब अगर हर व्यक्ति कमाएगा तो ऐसे तो ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो ये वाला नहीं, हम ये नहीं लेके चलते, और इससे प्रति व्यक्ति आय पता नहीं चलती। हम कुल इनकम नहीं लेके चलते, कुल आय नहीं लेके चलते। क्यों? क्योंकि इससे हमें प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उसके बारे में पता नहीं चलता। इसलिए औसत आय की तुलना की जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम औसत आय लेते हैं जब भी हमें तुलना करनी हो जिस देश की कुल आय को जनसंख्या से। अब कैसे निकालते हैं हम औसत आय? औसत निकालते हैं हम कुल जनसंख्या बटे में आता है हमारा कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। ठीक है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में इसी को आधार बनाकर देश को निम्न आय वर्ग की और मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग या समृद्ध देशों में बांटा गया है। तो बेटा वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट पास करता है। उस रिपोर्ट में भी क्या, औसत इनकम, औसत आय के बेसिस पे जो अलग अलग देश हैं उनको निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग या फिर समृद्ध देश में बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। नीचे देश के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता। तो बेटा इसलिए अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि हर देश की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, जनसंख्या अलग अलग है तो सही पता नहीं चल पाएगा ना हमें। तो देश में आबादी अलग अलग है, इसलिए उनकी राष्ट्रीय आय तुलना करने से हमें यह नहीं पता चलेगा कि एक औसत व्यक्ति की कमाई भी संभावना क्या है। राष्ट्रीय आय हमें यह नहीं बताता कि यह आय लोगों के बीच किस तरीके से वितरित है। अब आपको मैं समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, 3 लोग हैं। मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पे 3 लोग हैं। इसकी जो आय है वो 10,000 है, इसकी आय है 20,000 और इसकी आय है 0, कुछ नहीं कमाता है। अगर मुझे इसका औसत आय निकालनी है तो हमने पढ़ा था औसत आय कैसे निकलती है, कुल आय बटे में कुल संख्या। तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 10,000 और 20,000 30,000। 0 को तो कुछ नहीं करेंगे तो 30,000 बटे में आती है कुल जनसंख्या। अब जब हमें लोगों के बारे में देखना है, जनसंख्या गिनेंगे तो इसको भी तो गिनेंगे, बेशक ये कुछ नहीं कमाता। तो नीचे आ गया 3, हमारी औसत इनकम आ गई 10,000। अब इसके हिसाब से ये कह रहा है कि हर व्यक्ति 10,000 कमाता है। तो चलिए जब हम इसकी बात करेंगे तो बिल्कुल सही, 10,000 ही कमा रहा है। इसकी इनकम तो हमने आधी कर दी और ये तो 0 कमा रहा है और हम कह रहे हैं ये 10,000 कमा रहा है। तो ये सही होगा, सही मापदंड होगा? नहीं, सही मापदंड नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि उसको उपयुक्त नहीं माना जाता।
चलिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक देश में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उसे उसकी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसे हमें कैसे निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। ऐसे तो निकलता है। चलिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया गया है, भारत किस आय वर्ग में आने वाला देश है। तो हमने पढ़ा था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में क्या है, इनकम, जो व्यक्ति जितना कमा रहा है, औसत जो इनकम है, औसत आय है, उसको आधार बनाया गया है। और भारत किस श्रेणी में आ रहा है, भारत बच्चों आपका आता है विकसित नहीं, विकासशील या फिर कम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय या देश की किसी व्यक्ति की औसत आय के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण करता है। भारत विकसित या कम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। चलिए, किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखा पाता। ज़रा सोचिए, तो जो मैंने आपको 3 व्यक्तियों वाला एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, वो उदाहरण यहाँ पे बिल्कुल सही फिट होता है। बेटा, किसी देश में 3 लोग हैं, हमने करा, तो उसमें क्या है, सही नहीं दिखा रहा ना। जिसकी इनकम कुछ नहीं है, जिसकी आय 0 है, उसको भी दिखा रहा है 10,000 कमाता है, तो सही नहीं है, सही मापदंड नहीं है ये। जब आमतौर पर आबादी के एक छोटे प्रतिशत के हाथों में आय की उच्च एकाग्रता होती है तो दूसरों की तुलना में एक जनसंख्या खंड के धन के बीच एक बड़ा अंतर होता है। आता ही है, जनसंख्या के बीच में बड़ा डिफरेंस है। कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो पता नहीं कितना ज़्यादा कमा रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है। इस मामले में आय की कोई वास्तविक तुलना नहीं है क्योंकि कोई मध्य खंड नहीं है। अब आय की तुलना नहीं हो पा रही ना किसी तरीके से। उच्च आय वर्ग राष्ट्रीय औसत को अधिक ले जाएगा लेकिन यह वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाएगा। जैसे उसी में देख लीजिए, उसमें ठीक है, एक व्यक्ति की 20,000 इनकम थी, इसकी वजह से औसत तो 10,000 हो गई, लेकिन जिसकी 0 थी वो तो चलो वो तो दिखा ही नहीं गई, और 20,000 किसी की इनकम रही नहीं, औसत तो सुधर गया, लेकिन सही चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। तो चलिए, एसएसटी की वर्कशीट थी ये। एसएसटी की वर्कशीट में 4 प्रश्न थे, चारों के उत्तर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं, एक ही पेज पे लिखे हुए हैं सारे के सारे। चलिए, अब हम अगली वर्कशीट करते हैं। तो जो अगली वर्कशीट आज हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश की। ऊपर लिखा है, फेथ इज़ लाइक वाईफाई, इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। जो फेथ है बच्चों, जो विश्वास है, वो किसकी तरह है, वाईफाई की तरह है। आपके घरों में वाईफाई लगा होगा, ठीक है। इनविजिबल है, दिखता तो नहीं है, लेकिन जब कनेक्ट होना होता है, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो, बहुत ही मेहनती होता है, लेकिन हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी जो फसल है पूरी की पूरी उसकी फसल ख़राब हो जाती है, और इसके बावजूद वो परेशान तो होता है लेकिन वो गिव अप नहीं करता और वो भगवान से मदद मांगता है। मदद मांगने के लिए वो एक लेटर लिखता है भगवान को और पोस्ट ऑफिस में उसको जमा करा के आ जाता है। और जब वहाँ पे पोस्ट मास्टर जो भला आदमी था वो उसको देखता है तो वो सोचता है कि इसका विश्वास ख़राब हो जाएगा भगवान में। चलो हम क्या करते हैं, इसका विश्वास डगमगाना ही नहीं चाहिए, इसकी हम मदद करते हैं, उसकी मदद होती है। आगे आपने पढ़ा है पूरा का पूरा। चलिए देखते हैं क्या है आज की जो हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है। हमें एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है बच्चों, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पढ़ते हैं इसको। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रोप एंड नथिंग लेफ्ट। जो हेल स्टॉर्म थी उसने जो क्रोप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ नहीं बचा। दैट्स व्हाट से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन लोग कहते हैं भाई कोई मरता नहीं है भूख से। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो सो नहीं पाया और वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, वो लास्ट जो उम्मीद थी उसके बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद थी भगवान से मदद की उम्मीद। Whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's conscience। कहता है कि जो भगवान है, भगवान की आंखें सब देखती हैं। किसी की किस्मत में भी कुछ लिखा होता है ना तो भगवान उसको पहले ही देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत ही मेहनती व्यक्ति था।
एनिमल की तरह डे नाइट अपनी फील्ड में काम करता रहता था, लेकिन तब भी उसको लिखना आता था, लिखना जानता था। वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा भगवान को और मदद मांगेगा। वो लेटर में लिखता है टू गॉड, एड्रेस करता है उसको टू गॉड, एनवेलप के ऊपर लिखता है, लेटर अंदर रखता है। अभी भी सोच रहा होता है, लेकिन तब भी टाउन में जाता है, पोस्ट ऑफिस में वो प्लेस करता है, उसके ऊपर स्टैंप लगाता है एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, बहुत अच्छा व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रॉट आउट लाफिंग, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented what faith। उसको हंसी तो आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको अपने टेबल पे रख के बोलता है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेट ऑफ दिस मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास इतना विश्वास होता जितना विश्वास इस व्यक्ति के अंदर है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो कहते मतलब इतना विश्वास कि भगवान के लिए लेटर लिख दिया। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। वो जो भगवान के ऊपर जो उसका विश्वास था वो टूटे ना, इसलिए वो एक तरकीब सोचता है, वो लिखता है, सोचता है इसका आंसर करता हूँ लेटर का। बट लेकिन जैसे ही वो उसको ओपन करता है, खोलता है, उसको लगता है अरे सिर्फ आंसर ही नहीं करना, सिर्फ आंसर नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इंक की पेपर की ज़रूरत हो, इसके लिए तो उसको पैसों की भी ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से पैसे मांग रखे थे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज। अब क्या होता है, तो वो सोचता है कि भाई सिर्फ गुडविल की बात नहीं है, लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, मदद तो करनी है। तो एक तरकीब सोचती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछता है, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दे देता है, इवन आज कुछ फ्रेंड से भी पूछता है, कुछ लोगों को कहता है कि भाई चैरिटी के नाम पे देना है तो दे दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। अब 100 pesos इकट्ठा करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए, लेकिन तब भी आधे से ज़्यादा pesos तो इकट्ठे कर पाता है। हमने पढ़ा था 70 pesos के अराउंड वो इकट्ठे कर लेता है। वो सारे के सारे पैसों को एनवेलप में डालता है, उसके बाहर लिखता है टू लेंचो, और फिर अंदर लेटर में कुछ नहीं लिखता, सिर्फ एक सिग्नेचर करता है गॉड, यानी कि भगवान की तरफ से आए हैं पैसे। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लेट्स आंसर देम। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? सो आपको पता है किसमें थी भाई लेंचो का विश्वास? लेंचो हैव फेथ इन गॉड, लेंचो हैव फेथ इन गॉड। अगला पूछा गया है, whom did लेंचो राइट अ लेटर टू? लेंचो किसको लेटर लिखता है बेटा? लेंचो गॉड को ही तो लिखता है, तो लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द पोस्ट मास्टर? किस तरह का पर्सन था? तो हमने पढ़ा है द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। सो द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो, बहुत अच्छा व्यक्ति था। अगला प्रश्न है बच्चों, हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर हेल्प कैसे करता है लेंचो की? इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भाई वो क्या करता है, उसकी जो फेथ है भगवान के ऊपर उसको ख़त्म नहीं करता ना। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय not shaking the writer's faith in God and answer the letter। The postmaster helped Lencho by not shaking the writer's faith in God and answer the letter। अब सिर्फ आंसर करता है with मनी, ठीक है, आंसर करने का ट्राई करता है विथ मनी। मैं रिपीट कर रही हूँ, द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय नॉट शेकिंग द राइटर्स फेथ इन गॉड एंड आंसर द लेटर विथ मनी। पहले ये, फिर ये एंड उसके बाद ये। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अगला प्रश्न है बच्चों, द मेटाफर यूज्ड इन द पैसेज इन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेटाफर होते हैं, जैसे हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में मेटाफर होते हैं।
तो एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? ऑक्स ऑफ मैन मतलब कि भाई बैल के जैसे काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? बैल बहुत हार्ड वर्किंग होती है, तो इसका मतलब होता है लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आइडल तो चलो ठीक है, जैसा भी था, बट इसका आंसर क्या है? आइडल मैन, हार्ड वर्किंग मैन। आगे देखेंगे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको ये जो वर्ड दे रखा है उसका मीनिंग चेक करना है, दोनों में से क्या होता है। आई विश आपने फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कर लीजिएगा। देखिए वर्ड पहला है मोरल सेंस। मोरल सेंस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस एक तरीके से। होप का मतलब तो आशा होता है ना, तो कंसाइंस। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? फेथ, विश्वास। फिर फ्रेंडली और प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? एमिएबल पर्सनैलिटी। पोस्टमास्टर क्या होता है? बहुत फ्रेंडली और अच्छा प्लेजेंट होता है। करेंसी इन लैटिन अमेरिका की जो करेंसी है बच्चों, उसको बोलते हैं पेसो। तो हमने पूरे के पूरे कर लिए। इसका है कंसाइंस, इसका है फेथ, इसका है एमिएबल और इसका है पेसो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है नोटिस हाउ द वर्ड होप इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। दो सेंटेंस दे रखे हैं आपको स्टोरी में से और बोला है कि होप वर्ड यूज़ कर रखा है और दोनों अलग अलग तरीके से यूज़ हुआ है। पहले में लिखा है आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी से पास हो जाए। एंड दूसरा लिखा हुआ है देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ एक होप बची थी जो कि क्या थी? भगवान से मदद। दोनों सेंटेंसेस में बच्चों जो वर्ब है वो अलग, जो होप है वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर रखा है। जो होप वर्ड है वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर रखा है, और वो क्या है? एक है इसमें से वर्ब और एक है नाउन। अभी आपको वर्ब और नाउन की डेफिनेशन तो पता है। वर्ब क्या होता है? एक्शंस होते हैं एक तरीके से, और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप लोगों ने पढ़े हैं कि भाई दिखता नहीं है बट हाँ इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, या जैसे भी बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हमारे। अब आपको इसमें से चूज़ करना है। क्वेश्चन आपसे जो अगला पूछा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज़ होप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। होप किस तरीके से यूज़ हो रखा है, वर्ब या नाउन आपको बताना है और उसको अंडरलाइन करना है। चलिए पहला जो हमने देखा है आई स्टिल हैव सम होप, आप क्या देखेंगे? अगर कहीं पे कोई काम हो रखा होगा, कोई काम हो रहा है तो वो वर्ब होगा, अदरवाइज वो नाउन होगा। तो पहला है आई स्टिल हैव सम होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम, मतलब मुझे अभी भी आशा है कि भाई मुझे काम मिल जाएगा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तरीके से फील कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। अगला आई एम स्टिल होपिंग दैट ऑल विल टर्न आउट वेल, मैं अभी भी आशा कर रही हूँ कि सब बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो सोच रहा है, सोच रहा है ना, तो सोचना एक काम होता है एक तरीके से, जैसे चलना, खाना, बैठना, उठना काम है, वैसे ही यहाँ पे होप कर रहा है वो। आई एम स्टिल होपिंग दैट, मैं आशा कर रहा हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे होपिंग हमारा क्या है? वर्ब। अगला लेंचो नेवर गेव अप होप, लेंचो ने कभी भी होप नहीं गिव अप करी। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है? काम नहीं हो रहा, क्या कर रहा है? आशा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउन। फिर आवर चिल्ड्रन आर आवर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर, जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए हमारी एक होप है। तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा, आशा की जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या है? नाउन। आई होप एवरीवन लाइक्स दिस एक्सरसाइज, मैं आशा करता हूँ कि सबको ये एक्सरसाइज समझ में आए। तो यहाँ पे भी एक तरीके से काम हो रहा है ना, होप कर रही हूँ, मैं काम कर ही रही हूँ ना एक तरीके से, तो यहाँ पे होप क्या है हमारा? तो इस तरीके से हमारी जो आज की वर्कशीट है ये वाली, ये वर्कशीट भी हमारी एक तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम बच्चों कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक आप क्या करिए, आप जो वर्कशीट आपने आज करी है इनको पहले तो आप अच्छे से कर लीजिए, और करने के बाद आप इसकी फ़ोटो खींच के अपनी क्लास टीचर को भेजिए, अपनी सब्जेक्ट टीचर को भेजिए। और अगर आपको इन केस कोई डाउट आए इस वर्कशीट में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए बहुत है इतना, अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल की वर्कशीट आपको बिल्कुल टाइम पे मिले तो आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जब भी ये वर्कशीट हम अपलोड करें तो आपको पता चल जाएगी वर्कशीट आ गई है। तो चलिए बहुत है आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।